नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, अभी की इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। तीसरे कार्यकाल में तीसरी आर्थिक ताकत बनेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना मोदी की गारंटी है। दिल्ली में नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम के उद्घाटन में बोले पीएम। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर की बैठक कल होगी। स्पीकर सभी दलों के प्रमुख नेताओं से मिलेंगे, नेताओं के साथ चर्चा की तारीख फाइनल करेंगे। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते लोकसभा में चर्चा संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर है, अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन चर्चा होगी। दूसरे दिन पीएम मोदी चर्चा का जवाब देंगे। चुनाव आयोग का एनसीपी के दोनों गुटों को निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर, 3 हफ्ते में एक दूसरे के साथ दस्तावेज साझा करें। आयोग को भी कोई दस्तावेज भेजने से पहले साझा करें। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे। गृह मंत्री प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक करेंगे। गृह मंत्री कल सुबह भोपाल से दिल्ली दौड़ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सदन में धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर आपको आपत्ति। आप सांसद सुशील गुप्ता ने चेयरमैन को खत लिखा। सुशील गुप्ता के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष को कायर कहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी का अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप। 27 और 28 जुलाई को सदन में मौजूद रहने का निर्देश। सोमवार को दिल्ली अध्यादेश पेश होने की संभावना है। इस बीच राजस्थान के कुलदीप जगीना हत्याकांड में एक्शन हुआ है। सुरक्षा में लगे 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट पर निलंबन की कार्रवाई। एक और बड़ी खबर, पुणे में पकड़े गए आतंकियों पर बड़ा खुलासा। सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में थे दोनों आतंकी। पुणे एटीएस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको यह देखना जरूरी है कि आज हमारी बड़ी खबरें क्या है। कर्टन रेजर में पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी के विकास, विश्वास और विजन की होगी बात, जिसमें उन्होंने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी कर दी है। दूसरी खबर, इंडिया अलायंस की अविश्वास प्रस्ताव वाली पॉलिटिक्स क्या है, विपक्ष के पहले टेस्ट की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। एक्सक्यूज मी। तीसरी खबर, मणिपुर का वो मंजर आपको दिखाएंगे जहां बंदूक के पैरे में किसान खेती करने को मजबूर हैं। हम वहां पर मौजूद हैं। चौथी खबर, टीवी9 भारतवर्ष का इंपैक्ट होगा मनसा देवी मंदिर पर रिपोर्ट दिखाने के बाद कैसे प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया है। और 5वीं खबर, ज्ञानवापी केस की सुनवाई में आज कोर्ट ने क्या कहा, क्या कल की तारीख लाएगी बड़ा फैसला, आपको यह जानना जरूरी है। खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिक्र आपकी में बात प्रधानमंत्री मोदी के विकास पर विश्वास की और केंद्र सरकार पर विपक्ष के अविश्वास की। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। यह कन्वेंशन सेंटर सितंबर में भारत के नेतृत्व में G20 नेताओं की बैठक के लिए मेजबानी के लिए तैयार हो गया। 2700 करोड़ की लागत से बने इस कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने यहां पूजा अर्चना की, ड्रोन उड़ाकर कन्वेंशन सेंटर का नाम दिखाया। इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित भी किया। यहां पीएम मोदी ने एक बड़ी लकीर खींची है, कहा कि जब उनका तीसरा कार्यकाल होगा तब भारत की इकॉनमी दुनिया में तीसरे स्थान पर होगी। भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। यानी इशारों में पीएम मोदी ने जता दिया कि संसद में विपक्ष के तमाम अवरोधों के बावजूद तीसरी बार भी देश में एनडीए सरकार बनेगी। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है। अपने विकास पर प्रधानमंत्री मोदी को इतना विश्वास है कि वो 2024 चुनाव के बाद तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इस कॉन्फिडेंस से उलट विपक्ष है जो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। विपक्ष मणिपुर पर चर्चा,
और संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग कब होगी, अब यह स्पीकर को तय करना है। टीवी 9 भारत संवाददाता आनंद पांडे ने बताया कि कल स्पीकर लोकसभा के सभी दलों से बात करेंगे। इसके बाद स्पीकर चर्चा की तारीख तय करेंगे। चर्चा अगले हफ्ते होने की संभावना ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव पर चर्चा 2 दिन में होगी। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर से जुड़े मुद्दों का जवाब देंगे। सरकार की तरफ से पूर्वोत्तर राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से आने वाले मंत्री और सांसदों को बोलने में तवज्जो दी जाएगी। आज संसद के अंदर और बाहर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के तेवर से साफ है कि बहस हंगामेदार होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। संबंधी स्थायी समिति की 14वीं रिपोर्ट। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूँ, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पीठ मणिपुर को दिखाई है, वहीं पर इंडिया अलायंस ये जताना चाहती है कि इस दर्द और दुख के समय में इंडिया अलायंस मणिपुर के साथ खड़ा है। दिक्कत ये नहीं, आप चर्चा चाहते ही नहीं, चुहल चाहते हैं। दिक्कत ये है कि आप जो है वो हिट एंड रन की हैट्रिक बनाने में लगे हुए हैं। पक्ष को ये हासिल होगा कि देश की जनता ये जानेगी कि सरकार कौन कौन से कुकर्म कर रही है। बस जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो एवरीथिंग इज डिस्कस्ड, एवरीथिंग। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के पीछे दौड़ रहे हैं और ये कोई डिबेट चाहते नहीं है। वो जो भी करें, देश को सच पता होगा। वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो खुद के सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दिया। नंबर्स तो हमारे पास नहीं है, मतलब अंत में वोट तो सरकार ही जीतेगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक अवसर बन गया हमें देश के सामने हमारे सारे निराशा प्रस्ताव करने के लिए, बताने के लिए। एक भविष्यवाणी थोड़ी देर पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी की सुनी थी, जब उन्होंने इकोनॉमी के लिहाज से कहा कि मेरे 3रे टर्म। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि वायरल है यह चीज कि 2018 में जब संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करें कि आपको 2023 में फिर से अविश्वास लाने का मौका मिले। 2018 में उन्होंने कहा। अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे। सवाल यह है कि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है और इससे सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। लोकसभा में कोई भी सांसद सरकार के खिलाफ नोटिस दे सकता है। डिटेलिंग देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी को यह जरूर जानना चाहिए। प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। नोटिस पर स्पीकर चर्चा के लिए दिन तय करते हैं। स्पीकर के लिए 10 दिन के अंदर बहस कराना जरूरी है। बहस के बाद वोटिंग कराई जाती है। सरकार को सदन में बहुमत साबित करना होता है। अगर बहुमत साबित नहीं होता तो सरकार गिर जाती है। अब आगे की कहानी और ज्यादा रोचक है। राजनीति में औपचारिकता और परंपरा का महत्व होता है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि मोदी सरकार के पास लोकसभा में 331 सांसदों का समर्थन है, जबकि उन्हें चुनौती दे रहे इंडिया की ताकत आधी यानी 159 है। 46 सांसद YSRCP, बीजेडी, बीएसपी और टीडीपी जैसी पार्टियों के हैं। अगर इन्हें भी विपक्ष के साथ जोड़ लें तो भी हार तय है। सवाल है कि सब जानते हुए भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहा है। यह मामला मणिपुर से जुड़ा है। विपक्ष मणिपुर मामले में लंबी बहस चाहता है, लेकिन सरकार कम अवधि की बहस के पक्ष में है। विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहा है।
अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो प्रधानमंत्री को संसद में बोलने के लिए मजबूर करना चाहता है। अविश्वास प्रस्ताव में किसी भी विषय को उठाया जा सकता है, हर मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को 2024 से पहले विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया की एकजुटता के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष इसे एनडीए वर्सेस इंडिया की पहली बड़ी लड़ाई के रूप में देख रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है, यह अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे जो विपक्ष की ताकत एक साथ हो रही है, वो विश्वास छिपा हुआ है। और यह विश्वास जो कांग्रेस को कर्नाटक में मिला है, उसकी एक ट्रेल। मोदी सरकार के लिए मौजूदा प्रस्ताव के मायने क्या है, अब आपको यह बताते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए भाषण का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल है। 19 या 18 जो आप समझे, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि विपक्षी दल 2023 में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है। 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे तो यानी आने वाले समय में आप ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दोनों तरफ से इस मौके पर, जो कि अब सामने आने वाला है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर दिन भर बातें होती हैं, ऐसे में आपको इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य बताते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, देखिएगा जरूर। आजादी के बाद अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। 1963 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्रस्ताव कांग्रेस नेता आचार्य कृपलानी ने ही पेश किया, जिस पर 4 दिन तक 21 घंटे बहस हुई। सबसे ज्यादा 15 बार इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन हर बार इंदिरा गांधी जीती। अप्रैल 1999 में वाजपेयी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, तब वाजपेयी सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई। 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। भले ही अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो गया, लेकिन इंडिया में शामिल पार्टियां अभी भी मणिपुर के मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। इंडिया में शामिल दलों के सांसदों की कल सुबह 10 बजे मीटिंग होगी। पता चला है कि इस मीटिंग में सांसदों से काले कपड़े पहनकर आने को कहा गया है, यानी विपक्ष सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी में लगा हुआ। मणिपुर को विपक्ष ने मोदी सरकार से लड़ने का हथियार बना लिया। विपक्ष इस मामले में आक्रामक है, तो सरकार भी नरमी नहीं दिखा रही है। यही वजह है कि मॉनसून सत्र के 5 दिन का ज्यादातर हिस्सा हल्ले, हंगामे और नारेबाजी की वजह से बर्बाद हो गया। आज दोनों सदनों में माइक बंद करने, अपमान, स्वाभिमान, धोखेबाज और महिला सम्मान जैसे शब्द उछाल कर गुस्से का इजहार किया गया। आज संसद में नेताओं के गुस्से की तस्वीरें भी चर्चा में रही। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के क्रोध ने सदन का तापमान हाई कर दिया, तो लोकसभा में विपक्ष को महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी का गुस्सा झेलना पड़ा। हमने संसद के अंदर क्रोध वाली इन तस्वीरों को इकट्ठा करके एक छोटी सी रील बनाई है, जरूर देखें। मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है। Call other members of this house धोखेबाज। I take strong objection to this because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me, when will you have the guts to discuss Rajasthan? When will you have the guts to discuss Chhattisgarh? When will you have the courage to discuss what is happening in Bihar? When will you have the courage to talk about the Red Diary? When will you have the courage? How you put Manipur on fire? When will you have the courage to tell us how women are raped in Congress rules? जब मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आपने, आप मेरे
मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। laughing matter, Mr. Jairam Smith. आप ऐसे what is this? You have forgotten where you are. It will be there. You have to be on this. Question 69. I am astonished to hear a member of this house call other members of this house धोखेबाज। क्या इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 की जो तैयारी और कैंपेनिंग होने वाली है वो कितनी तीखी होगी? सोचिए जरा। संसद में गुस्से की ये तस्वीरें आने वाले हफ्ते का ट्रेलर है। ये तय है कि जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी तो क्रोध की ऐसी कई तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन अब इस सब के पीछे की कहानी है मणिपुर। इस सब के पीछे की कहानी, और ये मणिपुर जो है वो सिर्फ बयानों में ना रहे, टीवी पर भी आए। इसलिए टीवी 9 भारतवर्ष की ये जो मुहिम है उसका ये सबसे बड़ा किरदार है। हमारे सहयोगी और इनके साथ कैमरामैन सिर्फ ये चैनल मणिपुर जाके ग्राउंड रियलिटी आपके सामने लेकर आया है, क्योंकि सिर्फ नेताओं के बयानों में नहीं, वहां की जमीनी हकीकत भी आपको जाननी चाहिए। मणिपुर हिंसा पर राजनीति से अलग सवाल है कि वहां हालात क्या हैं। इस सवाल का टीवी 9 भारतवर्ष जवाब दे रहा है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा चुरचांदपुर से लेकर हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित विष्णुपुरा इलाके का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को हमने आपको दिखाया था कि कैसे चुरचांदपुर में ज्यादातर युवाओं ने हाथों में हथियार उठा लिए। आज हम आपको विष्णुपुरा इलाके के हथियारों की निगरानी में हो रही खेती की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाने वाले हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीब 45 किलोमीटर दूर विष्णुपुरा जिला है। यहां कभी मैतेई और कुकी दोनों गुटों के बीच आमने सामने फायरिंग शुरू हो जाती है। यहां के लोग हर पल खौफ में जीने को मजबूर हैं। ऐसे हालात में यहां मैतेई समुदाय के किसान किस तरह अपने खेतों में काम कर रहे हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। दो तरफ से पहाड़ियों से घिरा मणिपुर का विष्णुपुरा जिला। यहाँ की ज्यादातर आबादी मैतेई समुदाय से है जो खेती करती है। 3 मई को हिंसा के बाद से यहाँ के किसानों के लिए खेती करना जान को जोखिम में डालने जैसा बन चुका है। पहाड़ियों पर विरोधी कुकी समुदाय का कब्जा है, जिन्होंने छिपकर ऊपर बंकर बना लिए हैं। वो कभी भी खेतों में काम कर रहे किसानों की तरफ अपनी बंदूकों का मुंह खोल देते हैं और आमने सामने फायरिंग शुरू हो जाती है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने यहां पहुंचने के बाद खेतों के बीच जो मंजर देखा वो काफी हैरान करने वाला था। यहां संगीनों के साए में मणिपुर पुलिस और इंडियन रिजर्व बटालियन की सिक्योरिटी के बीच किसान खेती कर रहे हैं। ठीक मेरे बाएं तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा पुलिस ने अपना एक बंकर बनाया हुआ है। बड़ी संख्या पर पुलिस बल तैनात है और चारों तरफ आपको यहाँ धान के खेत दिखाई देंगे, जहाँ पर ये जो किसान है विष्णुपुरा इलाके के, वो यहाँ पर अपने खेतों के अंदर खेती करने आते हैं। लेकिन ये जो खेती है इन धान के खेत में, वो दरअसल पुलिस के साए में हो रही है, यानी कि पुलिस सुरक्षा के साए में की जा रही है। ठीक सामने देखिए किसान इस वक्त वो खेती कर रहा है और ठीक सामने देखिए किस तरीके से जो मणिपुर पुलिस और इसके अलावा IRB यानी कि के जो जवान हैं इंडियन रिजर्व बटालियन के, वो इस वक्त आपको यहाँ पर उनकी सुरक्षा में तैनात यहाँ पर दिखाई देंगे। हिंसा के बाद फसलों को नुकसान हो रहा था। यहाँ के किसानों ने मणिपुर पुलिस से मदद मांगी। इसके बाद खेतों के बीच स्टेट पुलिस और IRB ने पोस्ट बनाकर सुरक्षा और निगरानी शुरू की। आप लोग यहाँ किस लिए तैनात किए गए? वो जो उन लोगों का जिम्मेदारी रिस्क जो है ना, थोड़ा रहने का वो जो मैन पावर बढ़ाने के लिए
हम तैनात किया है यहाँ पे। यानी कि जो खेतों में किसान कर रहे हैं, उनकी किसान जो काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप लोग हैं? हाँ हाँ, उनकी सिक्योरिटी आप लोग करते हैं? हाँ हाँ करते हैं। ये छोटा सा इन्होंने अपना एक बंकर बनाया हुआ है और इसी बंकर के अंदर बैठकर ये लोग 24 घंटे यहाँ पर जो खेतों में काम कर रहे किसान हैं उनकी सिक्योरिटी करते हैं। ये ठीक सामने देखिए, सामने पहाड़ी है और ये ठीक इसी जगह बैठकर पुलिसकर्मी उस पहाड़ी के ऊपर नजर भी रखते हैं। पिछले 2 महीनों से खेतों में पुलिस पहरा दे रही है। अलग अलग शिफ्ट्स में 24 घंटे यहां सिक्योरिटी होती है। सुरक्षा में किसान मजदूर खेती करने आते हैं और लौट जाते हैं। विष्णुपुरा के ज्यादातर उन इलाकों में ऐसे ही हालात हैं जहां खेत पहाड़ों से घिरे हैं और पहाड़ों पर विरोधी गुट का कंट्रोल है। यकीन मानिए, ये बहुत आसान रिपोर्टिंग नहीं है। हालात बहुत कठिन हैं, बंदूकों का पहरा है और सबसे बड़ी बात है कि कहां कहां जाना है, वहां जहां हंगामा हो चुका है और हो भी सकता है। कैमरामैन अमित बालियान है और जितेंद्र शर्मा, जिनको आप देख रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं दोनों लोग वहां पर। ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब आप एक और बड़ी खबर से रूबरू हो जाइए। यह खबर बहुत बड़ी हो गई है, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई है। बल्कि पिछले 3 दिन से इस खबर पर पूरे भारत का फोकस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके साइंटिफिक सर्वे को लेकर आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने इस पर सुबह से शाम तक सुनवाई की और एएसआई के सर्वे पर कल दोपहर तक के लिए स्टे बढ़ा दिया। अब कल इस पर दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन का स्टे आज शाम 5 बजे तक के लिए ही था। वैसे हाईकोर्ट के स्टे देने से ठीक पहले एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी अदालत पहुंचे थे। उन्होंने कोर्ट में एक हलफनामा दिया जिसमें उन्होंने सर्वे करने के तरीके को बताया। कहा कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि ज्ञानवापी परिसर को नुकसान हो जाएगा, जो वहां पर इमारत है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए इनकी तरफ से यह दलील दी गई। यह भी कहा गया कि यह काम बिना परिसर को क्षति पहुंचाए पूरा हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक सर्वे का 5% काम ही हुआ है। एएसआई का यह हलफनामा सभी पक्षों को दिया गया, जिस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश वकील ने हाईकोर्ट से एफिडेविट को पढ़ने और समझने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। कोर्ट की तरफ से सिर्फ 1 दिन की मोहलत मिली है। मुस्लिम पक्ष अब कल इस हलफनामे पर सुनवाई शुरू होने से पहले अपना जवाब देगा। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि जो भी वो काम वहाँ करने जा रहे हैं उससे स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। और आज जो अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा इस एफिडेविट को पढ़ के रिस्पॉन्ड करने के लिए, और कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। मुस्लिम पक्ष ने आज कोर्ट में यह भी कहा था कि अगर फैसला उसके पक्ष में नहीं आया तो अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ी जाएगी। जरूरत पड़ी तो फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। TV9 संवाददाता कुमार कुंदन ने इस बहस को करीब से जाना। उनकी पूरी नजर में यह पूरा मामला दिन भर अदालत में कैसे चलता रहा, आपको इनकी एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। ने एएसआई से बात करके और ये भी एएसआई से पूछा कि आपने जो काम शुरू किया है उसमें क्या 5% तक भी काम हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर काम करेंगे तो क्या 31 जुलाई तक काम खत्म हो जाएगा। और इस तरह की तमाम तरह के ऑब्जर्वेशन जो है दलील के बीचों में आए। लेकिन इन सब के बीच मुख्य न्यायाधीश ने कल 3:30 बजे तक के लिए मामले को एक तरीके से रोक दिया है। कुछ तथ्य लाए गए और एएसआई के ऑफिसर को जिसको बुलाया गया था वो कोर्ट में उपस्थित हुए, जिसके बाद उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया अपने काउंसिल के थ्रू। उस कोर्ट के एफिडेविट को कोर्ट ने उन्हीं के द्वारा पढ़वाया और उसके बाद उनसे कुछ समय मुस्लिम पक्ष ने उस एफिडेविट का जवाब देने के लिए या उस पर प्रतिवाद करने के लिए 2 दिन का समय मांगा, जिस पे कोर्ट ने 2 दिन के लिए नहीं केवल 1 दिन के लिए मैटर आगे बढ़ाया है। देखिए, लीगल टर्म और टर्मिनोलॉजी समझने से पहले जरूरी यह समझना है कि मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है। मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि एएसआई का जो सर्वे हो उसमें खुदाई ऐसी कोई भी चीज ना हो जिससे कि स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे, ये वो कह रहे हैं। अब उनको सेटिस्फाई करने के लिए एएसआई की तरफ से जो एक एफिडेविट है वो दिया गया है। इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को दोपहर 4:30 घंटे तक सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर की बेंच के समक्ष परिसर में साइंटिफिक सर्वे के मसले पर जमकर बहस हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने वाराणसी से एएसआई सर्वे की टीम को बुलाने का निर्देश दिया था। आज की बहस में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में।
मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला जज के एएसआई सर्वे के आदेश को हाई कोर्ट में गैर कानूनी बताया। यह भी कहा कि इस पूरे मामले में एएसआई ने इतनी तेजी क्यों दिखाई। मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश वकील एसएफए नकवी ने दलील दी कि ज्ञानवापी मस्जिद 1000 साल से ज्यादा समय से वहां मौजूद है। कोर्ट कमिश्नर को भी सर्वे के दौरान शिवलिंग नहीं फव्वारा मिला था। इसके बाद अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस क्षेत्र की खुदाई होनी है वो मस्जिद के अंदर ही आता है और ऐसा करने से इमारत को नुकसान पहुंच सकता है, मस्जिद ढह सकती है। इस पर चीफ जस्टिस ने हिंदू पक्ष से पूछा कि क्या खुदाई जरूरी है, तो इसका जवाब देते हुए वकील विष्णु जैन ने कहा कि खुदाई मस्जिद के अंदर नहीं की जा रही है। एक खाली पड़ा इलाका है जिसे तथाकथित मस्जिद की पश्चिमी दीवार कहा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर यहां ग्राउंड रेडार मैपिंग का उपयोग करके ही खुदाई की जाएगी और वो भी अंतिम चरण में। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंदिर के साक्ष्य तभी मिलेंगे जब इसका सर्वे कराया जाएगा। कोर्ट ने इसके बाद हिंदू पक्ष से कहा कि आप या तो वीडियोग्राफी कराएं या बयान दर्ज कराएं कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस पर वकील विष्णु जैन ने सहमति दर्ज कराई। उनका ये बयान रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन कोर्ट ने उनसे फिर पूछा कि आप मस्जिद को किसी तरह से भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। विष्णु जैन ने इस पर हाँ कहा। असल में बीते शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट के जिला जज ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट जिला अदालत में सौंपने का ऑर्डर सुनाया था। इसी के बाद एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी। इसके बाद इंतजामिया कमेटी की ओर से सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन यानी कि आज शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। मुस्लिम पक्ष ने इसके बाद मंगलवार को हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी और आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद सर्वे पर कल होने वाली सुनवाई तक रोक लगा। इस सब के बीच में अब हमारी खबर का असर। फिक्र में जब यह खबर चली तो उसके असर की गारंटी थी। यह एक बार फिर से साबित हो गई। हमने कल आपको दिखाया कि हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मनसा देवी मंदिर के पहाड़ दरक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लैंडस्लाइड की घटनाएं ज्यादा हो गई हैं। करीब 12,000 की आबादी पर संकट है। लेकिन मंगलवार को फिक्राबकी में इस खबर को दिखाए जाने के बाद 24 घंटे में असर हो गया है। सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में है। तेजी से दरकते पहाड़ों का सर्वे शुरू हो चुका है। प्रशासन की एक टीम ब्रह्मापुरी इलाके में भी पहुंची जो इन पहाड़ों के नीचे बसा हुआ है, जहां बारिश और लैंडस्लाइड के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे मकानों पर प्रशासन की ओर से रेड क्रॉस का निशान भी लगा दिया गया। प्रशासन के एक्शन से लोगों को उम्मीदें बंधी। हम आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रील दिखा रहे हैं। बात मनसा देवी मंदिर की कर रहे हैं। यह मंदिर जो देश और दुनिया में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन अब मनसा देवी शक्तिपीठ की ये पहाड़ियां ही संकट में हैं। सबसे पहले हमने आपको ये तस्वीरें टी9 भारतवर्ष पर दिखाई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तमाम जो विशेषज्ञों की टीम है वो पहुंची हुई है। जहाँ जहाँ हैबिटेशन है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा ताकि वहाँ लैंडस्लाइड कम हो, उचित मिटिगेशन मेजर लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ है, उन एरिया में कंस्ट्रक्शन करना जो है थोड़ा सा कम किया जाए। इस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये बारिश से आया हुआ कूड़ा और मलबा है और इस मलबे के नीचे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितना नीचे चला गया है ये मकान। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाई है यहाँ पर, कितना नीचे चला गया है मकान। कम से कम अभी भी यहाँ पे 2 से 2.5 फुट मलबा इनके घर के सामने इकट्ठा हुआ है। आप ये तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर कई मकानों में इस तरह से लाल क्रॉस के निशान लगाए गए थे क्योंकि इन तमाम घरों में पानी और मलबा दोनों घुसा था, जिसके बाद नगर निगम ने इन मकानों को खाली भी करवा दिया था और लोगों को सुरक्षित जगह पर रेस्क्यू कराकर ले गए थे। मनसा देवी मंदिर की इस खबर के बाद एक बार फिर से राजनीति का रुख करते हैं और खबर दिखाते हैं जो विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट
इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के दावों को झटका दे सकती है। केरल में कांग्रेस पार्टी की एक सहयोगी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML। IUML इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। कुछ दिन पहले बेंगलुरु में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो वो इसमें शामिल थे। तमाम विपक्षी पार्टियों की तरह ये भी देश में प्रेम भाईचारे की बात कर रहे थे, लेकिन IUML के साथ के यूथ विंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ बहुत ही हिंसक और आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे हिंदुओं को मंदिरों के सामने फांसी पर लटकाएंगे और जिंदा जलाएंगे। ऐसे नारे लगाए जाने के दावे इस वीडियो में हैं। बीजेपी के नेताओं ने यह वीडियो ट्वीट किया है। यह वीडियो केरल के कासरगोड का बताया जा रहा है, जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के यूथ विंग के नेताओं ने मणिपुर हिंसा और वहां की खतरनाक परिस्थितियों के खिलाफ रैली निकाली थी। इसी रैली में कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, तुम रामायण का पाठ नहीं कर पाओगे, हम तुम्हें मंदिर के अंदर लटका देंगे, हम तुम्हें जिंदा जला देंगे, यूथ लीग जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नारे लगे। एक बार आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बीजेपी नेताओं के हमलों की रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी का एक पुराना बयान भी दिखाएंगे जिसे आधार बनाकर बीजेपी आज काफी हमलावर है। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. I think the person hasn't studied the Muslim League. इस वीडियो को दिखाकर हम किसी भी समुदाय के खिलाफ या किसी भी समुदाय को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो चीजें हैं एज इट इज वो आपको दिखा रहे हैं। ये डिस्क्लेमर बहुत क्लियर कट और बोल्ड में हम आपको बताना चाहते हैं। इस वीडियो को जारी करते हुए केरल बीजेपी ने राहुल गांधी का एक पुराना बयान भी इसमें जोड़ा। राहुल गांधी के बयान इसी साल जून महीने में अमेरिका दौरे पर दिया गया था। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर है। यहां यह स्पष्ट कर दें कि जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने सेकुलर कहा था, उसी के यूथ विंग के सदस्यों ने केरल में हिंदुओं को जिंदा जलाने के नारे लगाए हैं। ऐसे में मोहब्बत की दुकान वाली ब्रांडिंग कर रहे राहुल गांधी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो मुस्लिम लीग के यूथ विंग की नफरत के तमाम पेंच अपनी मोहब्बत की दुकान में तसल्ली बख्श तरीके से कसेंगे। एक बार राहुल गांधी का पुराना बयान सुनिए। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. अब राहुल गांधी के उस पुराने बयान को आधार बनाकर बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि क्या यही सेक्युलरिज्म है जहां हिंदुओं को जिंदा जलाने की बात हो रही है। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या केरल में हिंदू और ईसाई वाकई सुरक्षित हैं। वैसे इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने पर लगाई जाती है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस खबर के बाद अब रुख करते हैं बिहार का, और यहां पर एक बहुत चिंता का विषय यह है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कानून की रक्षा करें, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वायलेंस को वो रोकें, वो खुद ही वायलेंट क्यों हो रहे हैं। आज प्रशासन के एक्शन से लहूलुहान हो गया एक इलाका। भीषण गर्मी झेल रहे कटिहार के लोग लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान थे। ऐसे में वो अपना गुस्सा जताने सड़कों पर उतरे। भारी तादाद में लोग विरोध जताने बारसोई प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचे, लेकिन इसी दौरान ऐसा हंगामा हुआ कि पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक आदमी की जान चली।
आक्रोश की ये आग बिहार के कटिहार जिले की है, जहां बिजली की किल्लत ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्होंने विरोध का ये रास्ता चुना। दुकानें बंद करा दी गईं, सड़कों पर टायर जलाए गए। प्रदर्शन पहले से तय था और लोग पहुंचे भी, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनमें कुछ बेकाबू होकर दफ्तर में तोड़फोड़ करने लगे। ईंट पत्थरों से हमला शुरू हो गया, कुर्सियां फेंकी गई, शीशे तोड़े गए। उग्र भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने पहले लाठी चार्ज किया तो अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ तो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े, जिससे लोग और भड़क गए। तीन आदमी को ऐसे में हालात नहीं संभले तो वर्दीधारियों ने गोलियां चला दी। बिहार में ये क्या हो रहा है? नीतीश की पुलिस कभी लाठीमार बन जाती है, कभी गोली मार। कटिहार की तस्वीरें आपने अभी देखी। आपको याद होगा 13 जुलाई को पटना में बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान भी इसी तरह खाकीधारियों ने लाठियां बरसाई। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, सबको सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। किसी का सिर फूटा, किसी के पैर चोटिल हुए, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और पुलिस ने जमकर उनकी पिटाई कर दी। पटना में ही 1 जुलाई को जब शिक्षक भर्ती के नियम बदलने के विरोध में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे तो उनकी भी पुलिस ने जमकर खबर ली। वो विरोध जताने राजभवन जा रहे थे और आज वैसी ही तस्वीर पटना से 300 किलोमीटर दूर कटिहार में भी दिखी, जब बिजली का हक मांगने वालों पर फायरिंग कर दी गई। कटिहार की इस खबर पर पटना से दिल्ली तक सियासी घमासान शुरू हो गया। इस पर हमारी यह रील देखिए। बिहार सरकार के दोनों नेता नीतीश जी और तेजस्वी जी बहुत ही कठोर दिल के हो गए हैं। यह सरकार अत्याचारी हो गई है और संवेदनशील हो गई है। शिकायत मेरी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इसी बात की है कि भाई हर समस्या का समाधान लाठी गोली नहीं हो सकता ना। शिक्षक उतरेंगे उन पे लाठी चलेगी, छात्र उतरेंगे उन पे लाठी चलेगी, किसान सलाहकार उतरेंगे उन पे लाठी चलेगी, पासी समाज के लोग उतरेंगे उन पे लाठी चलेगी, आम बिहारी सड़क पे उतरेगा अपने अधिकारों को लेकर। उन स्थितियों को नियंत्रित करना प्रशासन की जवाबदेही है, इससे पीछे हटने की बात नहीं है। शासन वहां चाक चौबंदी के साथ जांच कर रहा है। आने वाले समय में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और दोषी जो भी लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वीडियो फुटेज निकाले जा रहे हैं, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इंटेंट क्या है, कोशिश और सोच क्या है? विरोध को दबाना या फिर जो विरोध कर रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर ना तोड़े उनको रोकना? सोचिए क्या किया जा रहा है। अब बात बंगाल हिंसा की करते हैं। पंचायत चुनाव में खून खराबे पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। पार्टी ने इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में 5 लोगों की टीम बनाई थी, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। उनको रिपोर्ट दी गई। जेपी नड्डा ने कुछ पन्ने पलट कर देखे और फिर उन लोगों के साथ बैठकर थोड़ी देर तक मीटिंग भी की। 26 पन्नों की इस रिपोर्ट में ममता सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। दावा है कि हिंसा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए। कमेटी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। साथ ही बम ब्लास्ट के सभी केस एनआईए को सौंपने की मांग की। इस मुद्दे पर बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी गई। वहीं टीएमसी ने रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिया। 5 मूल बिंदु हैं। नॉमिनेशन करने नहीं देंगे, नॉमिनेशन कर लिया तो तुम्हें प्रचार नहीं करने देंगे, अगर नॉमिनेशन कर भी दिया तो किसी तरह गड़बड़ी में आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट करेंगे। और चौथा, अगर आपने बहुत प्रचार किया तो आपके समर्थकों के घर पर बम बरसाएंगे, पीटेंगे। हमारे जो इतने सारे कर्मी लोग के प्राण गए, वो क्या गए थे? फैक्ट क्या खाली बीजेपी के फैक्ट होते हैं और तृणमूल कांग्रेस के लिए कोई फैक्ट फाइंडिंग कुछ नहीं होता? तो मणिपुर पे क्यों नहीं गए, उसके बारे में उनका क्या बोलना है? एक दाग को दूसरे दाग से धोने की कोशिश। सोचिए जरा, दिल्ली में रिपोर्ट जरूर सौंपी गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा प्रदेश है जहां पंचायत चुनाव के बाद भी बम मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस बार तो इसे बनाने की नई तकनीक ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। अब तक वहां पर सॉकेट बम, बॉटल बम या पेट्रोल बम मिलते थे, लेकिन इस बार छापे में
विस्फोट का ऐसा सामान मिला है कि प्रशासन के होश फाख्ता हो गए। मुर्शिदाबाद में पुलिस को 30 रंग बिरंगे प्लास्टिक बम, रस्सियों के बंडल, बारूद और रंगीन प्लास्टिक मिले। इसे वाटरप्रूफ बम कहा जा रहा है क्योंकि यह पानी में खराब नहीं होता, बाकी बमों से ज्यादा ताकतवर है। मेटल डिटेक्टर भी इसे नहीं पकड़ पाता। प्लास्टिक के छोटे छोटे गोले के अंदर ये बम इस तरह बनाए गए हैं कि देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसके अंदर विस्फोटक भरा हुआ है। इन बमों को तैयार करने के लिए एक नए बन रहे घर को ही बम फैक्ट्री बना दिया गया और उसी के अंदर से ये बरामद किए गए। 4 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ये पता लगा रही है कि इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या है, लेकिन आसपास के लोग इस खबर से काफी घबराए हुए हैं क्योंकि दिखने में ये बिल्कुल किसी तरह की बॉल जैसे दिखते हैं। बच्चे इसे गेंद समझकर हाथ में भी उठा सकते हैं जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। मुर्शिदाबाद में ही 15 जुलाई को बच्चे बॉल समझकर बम से खेलने लगे। उसी दौरान ब्लास्ट हो गया जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले ही पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, तब भी नॉमिनेशन से लेकर नतीजे आने तक बम मिलने और चलने की खबरें आती रहीं। हिंसा में 45 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कोलकाता से दिल्ली तक घमासान मचा था और इस बार भी जब मुर्शिदाबाद में वाटरप्रूफ बम मिले तो बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। बंगाल में RDX का बम एक्सप्लोजन हो रहा है, हर रोज हो रहा है। जो मयूरेश्वर जो साइथिया में आपका इतना बिग जिलोटिन स्टिक रिकवर किया। बंगाल इज नाउ बर्निंग, इट्स अ वल्नरेबल स्टेट। ये एक्सप्लोजन होगा। मंत्री पहले हमेशा बोली है कि जहां भी बम और अस्त्र हो सब बरामद करो, ये बहुत पहले से ही कह। एक दूसरी बात है, पुलिस ज़रूर अपनी बयान देगी कि जो मिला है वो कहां से आया है और क्यों वहां पाया गया, कौन बना रहा है। अरे कोई चीज होती है ना जिसे कहते हैं प्रीएम्प्ट करना, कि ऐसा हो ही नहीं, होने के बाद पता लगाने में क्या फायदा। बंगाल का इतिहास बम और बमबाजी से आज भी बाहर नहीं निकल पाया। बीजेपी ने भी अपनी रिपोर्ट में से गंभीरता से उठाया। इस बार साजिश गहरी है। प्लास्टिक बम की चपेट में मासूम बच्चे आ गए तो सोचिए क्या होगा। और यह आइडिया अगर आतंकियों को मिल गया तो क्या होगा। अब फिक्र भीषण बारिश और बेलगाम सैलाब की, जिसका सामना करीब करीब पूरा भारतवर्ष कर रहा है। देश के ज्यादातर हिस्से में आसमानी कहर है। पिछले 12 घंटे में दिल्ली एनसीआर पानी पानी हो गया है। आज सुबह जमकर बारिश हुई। नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया। बेलगाम बारिश का कहर हिमाचल और उत्तराखंड में भी है। जगह जगह बादल फटने, लैंडस्लाइड और पहाड़ों के दरकने की खबरें आ रही हैं। दक्षिण राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश के चलते फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए हैं। सैलाब का खतरा है, स्कूल कॉलेज बंद। मौसम विभाग का दावा है कि उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 35% ज्यादा बारिश हुई है। सोचिए जरा, गुजरात में यह आंकड़ा सामान्य से 54% ज्यादा है। अगर बात पूरे देश की करें तो जुलाई में 409 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 5% अधिक है। लेकिन बारिश का प्रहार अभी भी थमा नहीं है। अगले 72 घंटे और भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तेलंगाना और आंध्र में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। अगले 3 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत 22 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। चिंता का विषय यह है कि पंजाब में 19 जिले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित हैं, ऐसा बताया जा रहा है। करीब 1400 जो गांव हैं वो डूबे हुए हैं। अगले 3 दिन के लिए दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली में लगातार बारिश की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जताई है।
आज दिल्ली एनसीआर में दिन भर बारिश होती रही। गाजियाबाद दिल्ली हाईवे पर 1-1 फीट तक पानी भर गया। कई रिहायशी कॉलोनियों में पानी घुस गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के अंडरपास बंद हो गए। हालात ऐसे बने कि नोएडा और गाजियाबाद के ज्यादातर स्कूल भी बंद रहे। ऐसी ही तस्वीरें देश के कई राज्यों से आई हैं। उत्तराखंड के चमोली में भीषण बारिश जिंदगी पर भारी है। जगह जगह उफनते नालों से जान का खतरा है। यहाँ गांव वाले जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। मुसीबत ये है कि मजबूरी में पुल ना होने से गांव वालों को उफनता नाला पार करना पड़ता है। हालात रायसेन में भी बदतर हैं। बेगम नदी पर बनी पुलिया पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली तेज बहाव में बह गई। नदी उफान पर थी और पुलिया से पानी का तेज बहाव था। ड्राइवर ट्रैक्टर को तेज बहाव में लेकर चला गया। ट्रॉली में मिट्टी भरी हुई थी। उफनती नदी को पार करने की कोशिश में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर तेज बहाव में बह गया। उदयपुर में तो नदी में बाइक उतारना 2 लड़कों को भारी पड़ गया। ये दोनों नदी की पुलिया पर पानी के तेज बहाव के बावजूद पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों बाइक के साथ ही बह गए। हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश से भारी तबाही मची है। शिमला में बादल फट गया, जिससे सेब के बगीचों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। पानी के तेज बहाव में कई मकान बह गए। शिमला में ही नेशनल हाईवे पर 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। बरौनी नाला से ज्योरी इलाके के बीच 2 जगहों पर पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया है। देखिए, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने पंजाब के कई इलाकों में येलो अलर्ट दिया था। वहां पर आज बारिश ही नहीं हुई। तो हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर हो रही है तो सावधान रहें। अब फिक्र आपकी में सालाना आय पर टैक्स से जुड़ी हुई खबर। अगर आप भी आईटीआर फाइल करने की अनिवार्यता को गंभीरता से नहीं लेते, टैक्स बचाने के लिए फर्जी रेंट बिल और डोनेशन समेत दूसरी झूठी पर्चियां लगाते हैं, तो यह खबर आपको सावधान करने के लिए, समय रहते गलती सुधार लेने के लिए है। क्योंकि आयकर विभाग इस बार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है, उन्हें नोटिस भेज रहा है। इस संबंध में बीते 14 महीने के दौरान ऐसे 1 लाख लोगों को इसी तरह का नोटिस भेजा जा चुका है। ये वो करदाता हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए से अधिक है और जो टैक्स बचाने के लिए आईटीआर में गलत जानकारी देते हैं। नोटिस से संबंधित सभी मामले 4 से 6 साल पहले फाइल किए गए आईटीआर के हैं और आयकर कानून के तहत इनकम टैक्स अधिकारी 6 साल तक के पिछले असेसमेंट को फिर से खोल सकते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं भरा। लेकिन ये कहानी इतनी भर नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी भी है। ये रिपोर्ट देखिए। सालाना 50 लाख से अधिक की आय वाले 1 लाख लोगों को ये नोटिस आईटी कानून की धारा 133(6) के तहत जारी किया गया है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी ने मूल्यांकन वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए लेन देन के कुछ विवरणों की जानकारी मांगी है। वेतन भोगी व्यक्तियों को धारा 10(13)(A) के तहत मकान किराया भत्ता यानी HRA के तहत छूट के लिए दावा करने को लेकर सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। इसी तरह काम के लिए हेल्पर रखने के लिए मिलने वाले भत्ते के दावे के लिए धारा 10(14) और होम लोन पर चुकाए गए ब्याज के लिए कटौती पर आईटी अधिनियम की धारा 24(B) के तहत नोटिस भेजा गया है। उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी आय 50 लाख रुपए से ऊपर है, ऐसे 1 लाख लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजने जा रहा है। ये हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे बड़ा रीअसेसमेंट होगा। इन लोगों में के पिछले 2 से 4 और 6 सालों के इनकम टैक्स के हिसाब किताब का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। हमारे पास ये भी सूचना है कि आयकर विभाग टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। गलत दावा करने वाले ऐसे लोगों की पहचान सॉफ्टवेयर की मदद से की जा रही है। आईटी कानून के तहत इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। नियम का उल्लंघन करने पर वेतन भोगियों की नौकरी तक जा सकती है। क्योंकि आयकर विभाग के पास जो ताजे आंकड़े आए हैं वे इनकम टैक्स को लेकर बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। भारत में टैक्स पे करने वाले लोगों की या टैक्स के साथ रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या कोविड से पहले की तुलना में 37% घटी है। 1 लाख टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजने की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने जो आंकड़े दिए उनसे पता चलता है कि आयकर रिटर्न भरने वाले लोगों में बड़ा आंकड़ा ऐसे लोगों का है जिनकी टैक्स देनदारी 0 है। आपको इससे जुड़े कुछ आंकड़े दिखाते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में 7 करोड़ 40 लाख लोगों ने आईटीआर फाइल किया था, जिसमें 5 करोड़ 16 लाख लोगों की टैक्स देनदारी 0 थी, यानी सिर्फ 2 करोड़ 24 लाख लोगों ने ही टैक्स भरा। इन आंकड़ों की तुलना अगर कोरोना काल से
पहले के आंकड़ों से की जाए तो आयकर भरने वालों की संख्या में 37% की भारी गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश भर में कुल 6 करोड़ 47 लाख आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे और उसमें 2 करोड़ 90 लाख लोग ऐसे थे जिनकी टैक्स देनदारी शून्य थी, यानी 3 करोड़ 57 लाख लोगों ने ही 2019-20 के दौरान टैक्स भरा था। यह कहीं ना कहीं टैक्स में हेराफेरी का मामला बनता है। सरकार इसलिए इस बार सुपर एक्टिव है और इस वित्त वर्ष के अंत तक सभी बकाया टैक्स क्लियर करने की बात कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आपको तुरंत अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना चाहिए कि आप नई टैक्स रेजिम में जाएं या पुरानी में बरकरार है। लेकिन अब एक दिलचस्प खबर जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के डॉग कमांडर से जुड़ी है। सोचिए जरा, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइडेन के डॉग कमांडर को लेकर सीक्रेट सर्विस के लोग दहशत में हैं। सीक्रेट सर्विस, क्योंकि कमांडर ने अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों को कम से कम 10 बार काटा। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक डॉग के काटने पर एक अधिकारी को तो अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। जुडिशियल नाम के निगरानी समूह ने सीक्रेट सर्विस रिकॉर्ड के करीब 200 पेज जारी किए हैं जिसमें इसका खुलासा हुआ। दरअसल बाइडेन को उनके भाई जेम्स ने दिसंबर 2021 में कमांडर को गिफ्ट के तौर पर दिया था। यह जर्मन शेपर्ड नस्ल का डॉग है। प्रेसिडेंट के पास इसी नस्ल का एक और डॉग था जिसका नाम मेजर था। व्हाइट हाउस और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों को काटने के बाद कमांडर को डेलावेयर भेज दिया गया है। बताइए, उनके डॉग से सीक्रेट सर्विस भी खतरे में है। जिस सीक्रेट सर्विस का काम होता है खतरे से प्रेसिडेंट को बचाना। ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाने के फैसले को गलत ठहराया। आप सांसद राघव चड्ढा के सिर पर कौवा बैठा। बीजेपी का तंज झूठ बोले कौवा काटे। राघव का पलटवार, कौवा मोती खाएगा। 84 सिख दंगा केस में जगदीश टाइटलर को समन। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। 5 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश। पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दड्डा को 4 साल कैद की सजा। छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में थे आरोपी। कोर्ट ने उनके बेटे देवेंद्र दड्डा को भी 4 साल की सजा सुनाई। रायबरेली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एम्स का दौरा किया। आपातकालीन NICU, PICU और MRU लैब का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजय दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बागपत में यमुना के बीचों बीच गैस पाइपलाइन फटने से हड़कंप। IGL कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बिजली गुल होने से अमेरिकी स्पेस स्टेशन से नासा का संपर्क टूटा। पहली बार ऐसा हुआ जब यह संपर्क सभी स्पेस स्टेशन से टूट गया। अभिनेत्री अमीषा पटेल पर 500 रुपए का जुर्माना लगा। रांची सिविल कोर्ट में चेक बाउंस मामले में आदेश।